नमस्कार, इस बुलेटिन में मैरी आप सभी का स्वागत करती हूं। चलिए रुक करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की तरफ। भारत और कनाडा के बीच ऐतिहासिक समझौते के तहत कनाडा भारत को 5 साल तक यूरेनियम की आपूर्ति करेगा। कनाडा इस वर्ष से अगले 5 वर्षों तक भारत को 3000 मीट्रिक टन यूरेनियम की आपूर्ति करने को सहमत हुआ है। नई सामरिक भागीदारी के तहत भारतीय रिएक्टरों के लिए 25.4 करोड़ डॉलर की कीमत के यूरेनियम की आपूर्ति की जाएगी। भारत के परमाणु कार्यक्रम को लेकर करीब 4 दशक पहले इस क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंध खत्म हो गए थे। भारत और कनाडा के बीच लंबी बातचीत के बाद 2013 में हुए असन्य परमाणु समझौते के पश्चात यूरेनियम आपूर्ति का यह समझौता हुआ है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कनाडा समकक्ष स्टीफन हार्पर के बीच व्यापक वार्ता के बाद दस्तखत हुआ है। को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। इस मौके पर कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने कहा कि कनाडा अगले 5 वर्षों तक भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करेगा। This is, of course, a growing relationship. To that end, I'm pleased to note that Cameco will supply Saskatchewan uranium for India's atomic energy program over the next 5 years, and I want to take this opportunity to congratulate Premier Brad Wall and Tim Geitzel, President and CEO of Cameco, on this great announcement. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि परमाणु ईंधन समझौता दोनों देशों के बीच मजबूत विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यूरेनियम से भारत स्वच्छ ऊर्जा के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाएगा। क्लीन एनर्जी के मेरे मिशन को सफल होने के लिए यूरेनियम अनिवार्य है और मेरे लिए यूरेनियम ये सिर्फ कोई खनिज नहीं है। मेरे लिए यूरेनियम एक विश्वास है। मेरे लिए यूरेनियम ये विश्व को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने की दिशा में एक प्रामाणिक पवित्र प्रयास है और उस अर्थ में यूरेनियम का हमारा जो ये संबंध है उसको देखना चाहिए, ये मैं आशा करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद से मिलकर लड़ने की जरूरत है और इसके लिए उन्होंने वैश्विक स्तर पर समन्वय के महत्व को रेखांकित किया। We in India felt Canada's pain when the city was struck by a senseless act of terrorism. The threat of terrorism is growing. Its shadows extends over cities and lives across the world. We will deepen our cooperation to combat terrorism and extremism. We will also promote comprehensive global strategy and consistent policy and action against all sorts of terrorism and its उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। जिस प्रकार से कनाडा ने मेरा स्वागत किया है, सम्मान किया है, जिस उमंग और उत्साह के साथ उन्होंने अपने प्यार को प्रकट किया है, मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का और कनाडा का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। लेकिन ये सम्मान किसी व्यक्ति का नहीं है। ये सम्मान नरेंद्र मोदी का नहीं है। ये सम्मान 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। और कनाडा में भारत की पहचान नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाई है। कनाडा में भारत की पहचान आप सब मेरे देशवासियों ने बनाई। आपके बदौलत, आपका पुरुषार्थ, आपका जीवन मिलजुल करके
सबको साथ लेकर के चलने का हमारी परंपरा, उसको आपने भली भांति यहां पर जी करके दिखाया है। कनाडा का हर नागरिक आपके प्रति गौरव अनुभव करता है, आदर सत्कार के साथ आपका नाम लेता है। और जब दुनिया के किसी भी देश में किसी भारतीय के पराक्रम की गाथा सुनते हैं तो सीना चौड़ा हो जाता है। और कनाडा में रहने वाले हमारे भारतीयों ने अपनी सफल कारोबार के माध्यम से, अपने सफल जीवन के माध्यम से भारत की आन बान शान को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। इस शहर के साथ तो मेरा नाता पुराना रहा है, पहले भी आना हुआ है, और तब मैं कुछ नहीं था, कोई जानता भी नहीं था। तब भी शहर ने मुझे जो प्यार दिया था, इतने ढेर सारे कार्यक्रम मेरे हुए थे, इतने लोगों से मेरा मिलना हुआ था, और इसलिए आज मैं उस धरती पर फिर से एक बार आकर के नई जिम्मेवारी के साथ आज आया हूं। तब मैं यहां रहने वाले सभी मेरे भारतीय भाइयों बहनों को हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरा कनाडा के कारोबार से बड़ा अच्छा संबंध रहा, मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैं गुजरात में मुख्यमंत्री रहा कई वर्षों तक, और मुख्यमंत्री के कालखंड में मैं एक वाइब्रेंट गुजरात इन्वेस्टर समिट करता था। 2003 में पहली बार किया, पूरी कल्पना नहीं थी, और मैं आज गर्व से कहता हूं कि कनाडा वो देश है जो 2003 से गुजरात का पार्टनर कंट्री बना। एक डेवलप कंट्री के लिए किसी देश के एक छोटे से राज्य के साथ पार्टनर कंट्री बनना, ये निर्णय छोटा नहीं होता है, लेकिन कनाडा ने वो निर्णय किया और अब तक निभाया है। मैं इसके लिए कनाडा का बहुत बहुत आभारी हूं। मैं कल रात यहां पहुंचा, कल रात चला जाऊंगा, लेकिन कनाडा के प्यार को मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। आजकल तो विमान की सेवाएं इतनी अच्छी हो गई हैं कि 15, 17, 20 घंटे में आप भारत से कनाडा पहुंच सकते हो, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को आने में 42 साल लग गए। और ये भी बड़ी विचित्रता देखिए कि भारत और कनाडा मिलकर के स्पेस में तो प्रगति कर रहे हैं, लेकिन धरती पर कतराते रहते थे। जो बात 42 साल बीत गए, उसको मैंने 10 महीने के भीतर भीतर कर दिया। क्योंकि मैं जानता हूं भारत की शक्ति
और भारत की आवश्यकता, कनाडा की संपत्ति और कनाडा का सामर्थ्य, इंडिया प्लस कनाडा। आप कल्पना कर सकते हो हम दुनिया में कितनी बड़ी ताकत के रूप में उभर सकते हैं। भारत को जिन जिन प्राकृतिक संपदाओं की जरूरत है, वो सारी प्राकृतिक संपदाओं की पूर्ति कनाडा से हो सकती है। मेरे हिंदुस्तान में किसान खेत में मजदूरी करता है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है, और जब उसको फर्टिलाइजर की जरूरत होती है तो पोटाश कनाडा से आता है। और इसलिए यहां पर इतनी प्राकृतिक संपदा है। यहां पर एक राज्य के प्रीमियर एक बार गुजरात आए थे। मैंने उनसे कहा, मेरा राज्य ऐसा है, तब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, मैंने कहा मेरे यहां हीरे की खदानें नहीं है, डायमंड की खदान नहीं है, लेकिन मेरे लोगों का कौशल्य ऐसा है, एंटरप्रेन्योरशिप में इतना दम है कि दुनिया में 10 में से 9 हीरे ऐसे हैं जिस पर किसी न किसी भारतीय का हाथ लगा हुआ हो। उनको मैंने कहा आपके पास हीरे की खदानें हैं, कच्चा हीरा मुझे दे दीजिए, मैं आपको मूल्य वृद्धि करके वापस लौटा दूंगा। और आपके कच्चे हीरे पर हिंदुस्तान के पसीने की महक दुनिया में आपकी ताकत को 4 गुना बढ़ा देगी। ये सामर्थ्य है 2 देशों में। इन सामर्थ्य को जोड़ने का एक नया युग आज प्रारंभ हुआ है। आज जो हमने निर्णय किए हैं, मिल बैठ करके खुल करके बातें हुई हैं और एक मित्रतापूर्ण माहौल में हुई है। एक दूसरे को समझने में अब हमें कोई तकलीफ नहीं है। और इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इंडिया और कनाडा का ये संसार बहुत लंबा चलने वाला है। और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री और मेरे मित्र श्रीमान हार्पर का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, पिछले वर्ष जब भारत में चुनाव का मौसम था, चुनाव तो वहां चल रहे थे, लेकिन नारे यहां से सुनाई देते थे। नतीजे तो वहां आए थे, लेकिन मिठाई यहां बांटी जा रही थी। वहां पर लोग दिन में मना रहे थे, आप आधी रात में मना रहे थे। मेरे भाइयों बहनों, 10 महीने के पहले सिर्फ सरकार बदली थी, लेकिन आज मैं 10 महीने के बाद कह सकता हूं
कि जन जन का मन भी बदला है। सरकार बदली है, उससे क्या होगा ये तो समय कहेगा, लेकिन जन मन के बदलने से क्या कुछ हो सकता है इसको मैं भली भांति समझ सकता हूं। हम लोग जब छोटे थे तो सिनेमा का एक गीत सुना करते थे, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। उस समय श्रीनगर में एक रैली के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने पर अलगाववादी नेता मसरत आलम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मामले में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी समेत कई अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने प्रदेश सरकार को मामले में कार्रवाई के लिए कहा है। बुधवार को नई दिल्ली से श्रीनगर लौटने पर गिलानी और उनके समर्थकों ने रैली का आयोजन किया था। मामले में बड़गाम पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 120, 147, 341, 336 और 427 के तहत केस दर्ज किया गया। एफआईआर में सैयद अली शाह गिलानी, मसरत आलम, बशीर अहमद भट्ट और कई अन्य अलगाववादी का भी नाम है। बताया जाता है कि रैली के दौरान भीड़ में से कुछ लोगों ने सीआरपीएफ की गाड़ियों पर भी पत्थर फेंका। इससे पहले बुधवार को रिहा होने के ठीक बाद मसरत आलम ने गिलानी की रैली में भी शिरकत की। इस दौरान पाकिस्तान का झंडा लहराया गया और पड़ोसी मुल्क के पक्ष में नारे भी लगाए गए। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की घोषणा की है। लखनऊ में पेट्रोल 84 पैसे प्रति लीटर और डीजल ₹1.36 प्रति लीटर सस्ता हुआ है। नई कीमतें बुधवार रात से लागू होंगी। गुरुवार से लखनऊ में पेट्रोल ₹66.78 प्रति लीटर और डीजल ₹52.10 प्रति लीटर मिलेगा। इससे पहले तेल कंपनियों ने 1 अप्रैल को पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की। तब पेट्रोल 49 पैसे और डीजल ₹1.21 प्रति लीटर सस्ता हुआ था। हालांकि इससे 1 महीने पहले ही 28 फरवरी को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ₹3 से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई थी। इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए 6 दल एक साथ आ गए हैं। इन दलों को मिलाकर नई पार्टी गठन करने का ऐलान जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने किया। मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की जनता दल सेकुलर, ओम प्रकाश चौटाला की आईएनएलडी और कमल मोरारका की समाजवादी जनता पार्टी मिलकर एक नया दल बन जाएंगे। शरद यादव ने कहा कि स्थिरता की कोई गारंटी नहीं। बुधवार को मुलायम सिंह यादव के घर पर चली लंबी बैठक के बाद विलय का ऐलान किया गया। शरद यादव ने कहा कि सपा, जेडीयू, आरजेडी, जेडीएस, आईएनएलडी और सजपा का आपस में विलय होगा। आज हुई बैठक में नई दल के गठन का फैसला किया गया है। नए दल के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव होंगे, वहीं पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी होंगे। नए दल के गठन का निर्णय लिया गया। सर्वसम्मति से तय हुआ
कि नए दल के अध्यक्ष माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी होंगे और वे ही पार्लियामेंट्री संसदीय समिति के अध्यक्ष होंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। सभी सम्मिलित दलों के अध्यक्ष श्री एच.डी. देवेगौड़ा, पूर्व प्रधानमंत्री, श्री शरद यादव, श्री लालू प्रसाद, श्री ओम प्रकाश चौटाला एवं श्री कमल मुरारका, श्री मुलायम सिंह यादव से विचार विमर्श करके नीति वक्तव्य, चुनाव चिन्ह, नाम, झंडा, संगठन आदि पर निर्णय लेंगे। ये आज फैसला हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एक पूर्व अंगरक्षक ने दावा किया कि इस क्रांतिकारी नेता की मौत विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी, बल्कि उनकी हत्या की गई थी। इंडियन नेशनल आर्मी के सिपाही जगराम यादव द्वारा ये कहा गया कि एक गनर के रूप में मैंने नेताजी और शीर्ष अधिकारियों को स्वतंत्रता संग्राम के मुद्दे पर चर्चा करते अक्सर सुना था। ऐसा माना जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बोस से चिढ़ थी। यादव ने कहा कि बोस वास्तव में रूस साइबेरिया भाग गए थे और भारत की सबसे बड़ी साजिश के शिकार हो गए। बोस के बारे में प्रचारित किया गया था कि 1945 में ताइवान में एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। यादव ने कहा कि नेहरू समझते थे कि बोस की छवि भारत और विदेशों में उनसे अधिक बड़ी और मजबूत है। देश की इकोनॉमिक ग्रोथ 2015 और 2016 में उम्मीद से अधिक रहेगी। इस साल भारत की विकास दर चीन से अधिक हो जाएगी। इससे दुनिया के बड़े देशों में भारत सबसे अधिक विकास वाला मुल्क बन जाएगा। 2016 में तो यह फासला और बढ़ सकता है। यह दावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और वर्ल्ड बैंक ने अलग अलग अनुमानों में किया है। दोनों का मानना है कि 2015 में भारत की ग्रोथ 7.5% पहुंच सकती है, जो साल भर पहले 7.2% थी। हालांकि 2016 के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक ने ग्रोथ के अलग अलग अनुमान लगाए हैं। IMF ने कहा है कि 2016 में ग्रोथ 7.5% रह सकती है। वहीं वर्ल्ड बैंक का कहना है कि भारत की इकोनॉमिक अगले साल 7.9% की रफ्तार से बढ़ सकती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।